चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग रॉड। अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की एक रॉड है, ये हिंज है और इस हिंज से बंधी हुई ये एक रॉड है, एम मास की एल लेंथ की। अरे यार एम मास की जरूरत क्या है, मास की तो कोई जरूरत नहीं है। आपके पास रॉड है, कंडक्टिंग है, दिस इज योर कंडक्टिंग रॉड। इसकी लेंथ मेरे बच्चों एल है और जिस प्लेन में ये रॉड पड़ी है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वो बी है और ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो मुझे अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर रॉड के पास इस तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी है, अगर रॉड को मैंने इस तरह से कोई एंगुलर वेलोसिटी अगर दे दी है, तो ऑफ कोर्स ये जो रॉड होगी ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को तो कट करेगी। और अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट करेगी तो ऑब्वियस बात है कि कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगा ही होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो निकालेंगे। उस ईएमएफ इंड्यूस में हायर पोलरिटी किस तरफ होगी, लोअर पोलरिटी किस तरफ होगी, इस बात को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस। सबसे पहली बात जो बच्चा सोचता है ना, वो तो ये सोचता है कि सर वीबीएल लगा दो। सर यहाँ पर रॉड के पार्टिकल्स के पास जो वेलोसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लेंथ है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सर वीबीएल लगा दो। हाँ बेटा, वीबीएल लगाने वाला आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर इंटीग्रेट कर दो, हमने पहले भी तो किया था। तो एक काम कर सकते हो, इस हिंज से x डिस्टेंस हम दूर गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ है लेट से dx। इस छोटे से एलिमेंट के पास वेलोसिटी आएगी ऐसे ऊपर की तरफ और उस वेलोसिटी को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एक्स। वी नो दैट की वेलोसिटी इज लाइक दिस, लेंथ इज लाइक दिस, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड लेंथ इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, और वो ऑफ कोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो इस छोटी सी लेंथ के अक्रॉस छोटा सा ईएमएफ आएगा और उस ईएमएफ का हमने फॉर्मूला याद कर रखा है VBL। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, V की तरफ हाथ ले गए, B की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया मेरी तरफ। इट मीन्स दैट इट विल बिहेव लाइक ए स्मॉल बैटरी whose higher potential will be this side and the lower potential will be this side, and this small EMF is of course V B L. L obviously means its length. We know that its length is dx. This is the EMF induced in just this portion. इतने से पोर्शन में जो EMF इंड्यूस है वो ये है। अब आप कहोगे कि सर ऐसी EMF इंड्यूस यहाँ भी होगी, 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 पूरे में होगी। और पूरे में अगर EMF इंड्यूस होगी तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और हम जानते हैं कि हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ है। हाँ, कम ज़्यादा वेलोसिटी हो सकती है। हम जानते हैं कि जो दूर वाले पार्टिकल्स हैं उनके पास वेलोसिटी ज़्यादा है और जो एक्सिस के नज़दीक वाले पार्टिकल्स हैं उनके पास वेलोसिटी कम है। लेकिन वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो V क्रॉस भी करूँगा तो हर बार हायर पोटेंशियल इस तरफ आएगा और लोअर पोटेंशियल इस तरफ आएगा। तो आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैटरीज मान सकते हो। आप ऐसा मान सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैटरीज हैं और सबके पास ऐसे छोटा छोटा EMF है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैटरीज हैं, सबके EMF को ऐड कर दो, क्योंकि जब सीरीज में होती है तो हम EMF ऐड कर देते हैं। हाँ, पोलैरिटी का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बार तो सारे के सारे सेम साइड में ही पोलैरिटी है। तो आप कह सकते हो कि नेट EMF ऑफ दिस एंटायर अरेंजमेंट इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन DE, दैट इज ओमेगा बाहर, B बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। मुझे यहां से यहां तक का EMF इंड्यूस निकालना है, तो ऑफ कोर्स मैं इंटीग्रेट करूंगा x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू L तक। कल को कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर आधे पोर्शन, बाद के आधे पोर्शन में EMF इंड्यूस क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर देना L/2 से लेकर L तक। सर लास्ट के 10% की जो लेंथ है उसके अक्रॉस EMF इंड्यूस कितना होगा, तो x के वैल्यू को वेरी कर देना 0.9 L से L तक।
हमें तो पूरे का निकालना है, तो 0 से लेके L तक। इट कम्स आउट टू बी ओमेगा बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाऊंगा तो L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब यहां से यहां तक एक एंड अगर फिक्स है, ध्यान से सुनना, एक एंड अगर फिक्स है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो ईएमएफ इंड्यूस नेट आएगा, उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आएगी बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। और कौन सा हायर पोटेंशियल और कौन सा लोअर पोटेंशियल, उसके लिए आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, V क्रॉस B किया तो हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। जैसे V क्रॉस B पहले करते थे वैसे V क्रॉस B वापस से कर सकते हो। एंड यू कैन इजीली से कि सर मैं इस रॉड को रिप्लेस कर सकता हूं एक ऐसी बैटरी से जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, और उसके ईएमएफ को हम बड़े आराम से बोल सकते हैं B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये हमारा ईएमएफ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वी हैव टू रिमेंबर इट, हमें याद होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब दोनों एंड में से एक एंड जो है वो फिक्स हो, हिंज हो, है ना। कोई कहते हैं सर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि L की जगह L/2 लिख दिया, तो ऑफकोर्स हम लिमिट चेंज कर देंगे L/2 से लेके L तक, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तब है ओनली इफ वन एंड इज फिक्स्ड। एक एंड अगर फिक्स्ड है सिर्फ और सिर्फ तभी B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2 लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है। मैं इस बात को एक तरीके से और प्रूव कर सकता हूं बच्चों, मैं इसी रिजल्ट को एक तरीके से और प्रूव कर सकता हूं, आराम से सुनिएगा, अच्छा है ना। ये तो हम समझ गए, लेकिन इसमें तो हमने मोस्टली वही रिजल्ट्स यूज किए जो रिजल्ट्स हमें थोड़े बहुत पहले से पता थे। अब हम और बेसिक से भी इस सवाल को कर सकते हैं, तो चलिए सुनिए, कुछ ना कुछ सीखोगे। बट आपके पास ये हिंज, ये रॉड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। रॉड की लेंथ है L, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और ये जो रॉड है ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ईएमएफ इंड्यूस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूं कि कितना फ्लक्स कट किया डिवाइड बाय कट करने में कितना समय लगा। तो चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि t टाइम पर रॉड यहां थी और t प्लस dt टाइम पर रॉड यहां थी। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर रॉड जा रही है तो ऑफ कोर्स ये छोटा सा एंगल आएगा जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू यहां से तक का टाइम, दैट इज dt। जब रॉड यहां से लेकर यहां तक गई तो ऑफ कोर्स उसने सारा का सारा वो फ्लक्स कट किया जो फ्लक्स इस एरिया में था, जो इस एरिया में था। इस एरिया में कितना फ्लक्स था, मेरे ख्याल से इस एरिया में फ्लक्स था मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया। आई रियली होप दैट आपको ये वाला एरिया लिखना आता होगा। ये रेडियस अगर L है तो दिस एरिया कैन बी रिटन एज रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ये वाला एंगल d थीटा, दैट इज ओमेगा इनटू dt। दिस इज द एरिया। एरिया of course is a radius का square upon 2 into this angle. This is the flux which has been cut and the time taken in this flux cut is of course dt। बच्चों dt से dt हो गया कैंसिल, और हमारे पास EMF इंड्यूस की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई बच्चों, b ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। तो वही आंसर हमारा वापस से आ गया। चाहे आप डायरेक्ट VBL यूज करो, चाहे आप बेसिक से करो, दोनों ही तरीकों से आपका आंसर तो सेम ही आएगा। कोई बहुत इतना बड़ा टास्क तो नहीं था, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, इसी बात को एक सवाल के थ्रू में और बेटर तरीके से समझाता हूं। बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाना है जब एक पॉइंट आपका हिंज्ड हो, है ना, ठीक है। तो मेरा सवाल इस तरह से, सवाल इस तरह से कि आपके पास ये हिंज है, ये कंडक्टिंग रॉड है, जो हिंज वाला पॉइंट है वो A है, दूसरा एंड जो है वो B है, और ये वाला जो पॉइंट है C, ये मिड वाला पॉइंट है, बड़ाई वाला पॉइंट, मिड वाला पॉइंट। पूरे रीजन के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है
और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और मैंने इस पूरे अरेंजमेंट को ऐसे ओमेगा से घुमा दिया। ठीक है, घुमा दिया। अब सवाल में मुझे ये गिवन है, सवाल में मुझे गिवन है कि ए से लेकर बी तक जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो 100 वोल्ट है। तो बताओ व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए टू सी एंड व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सी टू बी। ये हमारा सवाल है। अगर ए से बी तक ईएमएफ इंड्यूस्ड 100 वोल्ट है तो ए से सी तक ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड है और सी से बी तक कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो बताओ। तो पहली बात तो ये, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि यहां से तक का ईएमएफ इंड्यूस्ड 50 और यहां से तक ईएमएफ इंड्यूस्ड 50। ये कहना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसके पीछे मैं कारण भी समझा सकता हूँ। देखो याद करो, हमने जब VBL वाले फॉर्मूले से ड्राइव करने की कोशिश की थी ना, तो हमने ऐसे बहुत छोटी 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 इन्फाइनाइट नंबर ऑफ बैटरीज मानी थी। ठीक है, सबकी लेंथ भले ही dx 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 ली हो, सब जगह भले ही मैग्नेटिक फील्ड b b b b लिया हो, लेकिन इन वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी कम थी, इनकी ज़्यादा थी, इनकी और ज़्यादा थी, इनकी और ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो बैटरीज अपन ने छोटी छोटी मानी थी ना, उनका ऑन एन एवरेज EMF ज़्यादा था, और यहाँ पर जो बैटरीज थी ना उनका EMF कम था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का जो EMF इंड्यूस है वो 50 से कम आना चाहिए, और यहाँ से तक का जो EMF इंड्यूस है वो 50 से ज़्यादा आना चाहिए। ऐसे तो हम कह ही नहीं सकते कि जितना EMF इंड्यूस यहाँ से तक उतना ही यहाँ से तक, है कि नहीं। तो इसलिए बराबर नहीं आएगा। तो कैसे आएगा सर, कोशिश करते हैं। ए से बी तक जो EMF इंड्यूस्ड है जो मुझे सवाल में दे रखी है, मैं उसमें बड़े आराम से फॉर्मूला लगा सकता हूँ B⍵L²/2। लगा दिया बेटा मैंने फॉर्मूला। सर क्यों लगा दिया? बिकॉज इस रॉड का एक हिस्सा फिक्स है, और हमने बता रखा है कि जब भी एक हिस्सा फिक्स हो उस केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि EMF इंड्यूसेस B⍵L²/2। ए से सी तक अगर आपको EMF इंड्यूस निकालना है तो आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो B⍵, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ बच्चों यहां से तक L/2 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी B⍵L²/8। बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया 25 वोल्ट। चेक कर लो बेटा, B⍵L²/2 अगर 100 वोल्ट है तो B⍵L²/8 आपका 25 वोल्ट। यहां से यहां तक तो B⍵L²/2 फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका फिक्स हो। जब एक पॉइंट फिक्स हो तो हम बड़े आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बच्चों पूछेंगे सर सी से बी तक क्या है, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड फ्रॉम सी टू बी। तो उसके लिए मैं सीधी सी एक बात कहूंगा, भाई यहां से यहां तक का EMF इंड्यूस्ड 25 वोल्ट, यहां से यहां तक का EMF इंड्यूस्ड मैंने ECB लिख रखा है, और यहां से तक का जो नेट EMF है वो हमने 100 वोल्ट लिख रखा है। तो आप कह सकते हो कि सर एक्चुअली दीज टू बैटरीज आर इन सीरीज। वी कैन से दैट कि ECB plus 25 volt should be EMF from here to here, that is of course 100 volt। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि that is 75 volts। बड़े आराम से प्यार से लॉजिक से हमारा आंसर जाएगा 75 volts। सर ये C से B तक आपने B⍵L²/2 फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड था जब दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपका फिक्स हो। इस बार बड़ा पॉइंट फिक्स नहीं था तो हमने लॉजिक से निकाला। अच्छी बात है, बढ़िया आंसर आ गया। लेकिन कोई बच्चा कहते हैं सर मैं इस बात से इतना कन्विंस नहीं हो पाया, सर कोई और तरीका है जिससे आप यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस किसी और तरीके से निकाल पाएँ? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने डेरिवेशन किया था उससे भी आ जाएगा। कैसे आएगा? मैं क्या करूँगा कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाऊँगा और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा जिसकी विड्थ लूँगा dx। उसके पास वेलोसिटी होगी ऐसे ऊपर की तरफ और उसकी वैल्यू होगी ω×x। यहाँ से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सॉरी EMF आएगा, वो आएगा V, दैट इज ω×x, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू ये लेंथ dx। मुझे अगर C से लेकर B तक नेट EMF इंड्यूस अगर चाहिए होगा तो ऐसे छोटे छोटे EMF लेता जाऊंगा और उनको जोड़ता जाऊंगा और x की वैल्यू को मैं वेरी करा दूंगा। अरे भाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दूंगा? C से B तक, मतलब L/2 से L तक। और हम इसे लिख देंगे दैट इज ω/b। x dx का इंटीग्रेशन इज ऑफ कोर्स x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? L/2 से L तक। b बाहर, ω बाहर, 2 बाहर, L²
माइनस एल स्क्वायर बाई 4, आई थिंक दैट इज 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अगर b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 अगर 100 है तो बेटा मेरे ख्याल से ये हो गया है 3/4 टाइम्स b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बेटा पहले से 100 वोल्ट था, तो आप कह सकते हो दैट इज 3/4 ऑफ 100 वोल्ट, दैट कम्स आउट टू बी 75 वोल्ट। तो जैसे आपको पसंद आए वैसे करो, कोई इसमें बेटा कोई खास दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने का तरीका था, बाकी तो ठीक है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले वाले तरीके से मोस्टली बच्चे तो कन्विंस हो चुके होंगे कि सर यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस 75, यहाँ से तक का 25, तो यहाँ से तक का ऑफ कोर्स 75, यहाँ से तक का 100, ये 25, तो ये 75। फिर भी ये और बेटर तरीका है। ऐसे कोई हमसे कल को पूछ ले कि ना आखिरी के L/10 लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितना EMF आएगा, सिर्फ क्या काम करना है 9L/10 से L तक इंटीग्रेट करना है, वो भी आंसर आ जाएगा। तो हमसे कुछ ही पूछ सकते हैं, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, ये b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कोशिश करेंगे कि हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखें। कंडक्टिंग रॉड को इस तरह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर अगर आप रोटेट कराओगे किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, देन ऑफ कोर्स EMF इंड्यूस्ड विल बी b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। चलिए बच्चों, इस बात पे कुछ सर्किट के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इस बात पे बेटा कुछ ना कुछ सर्किट के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सर्किट के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं सुनिएगा, सुनना बेटा। एक लूप है, मैं उसका एक सर्किट डायग्राम है, मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको। आपके पास इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और हिंज मान लो बेटा यहाँ पे। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, ये एक कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ जो है वो बच्चों L है और ये आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है। इसका खुद का रेजिस्टेंस जो है इस रॉड का वो R है, कैपिटल R। जो बाकी वायर लगा रखा है लूप, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहां तक ठीक है। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से लेकर ये सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट के बीच तक एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे। ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये वाला रेजिस्टेंस भी आपका R है, ठीक है। और ये जो लूप दिखा रखा है बेटा, इस लूप को मैंने ऐसे किसी तरीके से कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रखा है, कांस्टेंट ओमेगा से मैंने इस तरह से घुमा रखा। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। और सवाल को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स करने हैं, पूरा सवाल नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट, बस बाकी मस्त रहो, चिल रहो, ठीक है। पहला सवाल, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इस पूरे अरेंजमेंट का सर्किट डायग्राम बनाओ। बना देंगे। सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस और बैटरी तो दिखाते हैं, रेजिस्टेंस तो दिखा रखा है, बैटरी लगाई नहीं रखी। लेकिन आप बोलोगे सर बैटरी भले लगा न रखी हो, लेकिन ये एक कंडक्टिंग रॉड है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रही है, इसमें तो कोई ना कोई ईएमएफ आएगा।
और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो मुझे पता है कि वो ईएमएफ आएगा बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। इसका रेडियस तो एल है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स दैट दिस कंडक्टिंग रॉड इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए बैटरी एंड हुज ईएमएफ इज गोइंग टू बी बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। विच पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड विच पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो उसके लिए हम वी क्रॉस बी कर लेंगे। इस रोड के किसी भी हिस्से के पास वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, वी क्रॉस बी करना, वी की तरफ हाथ गया, बी मेरी तरफ, अंगूठा आ गया इस तरफ। इट मीन्स दैट दिस विल बी हायर पोटेंशियल, दिस विल बी लोअर पोटेंशियल एंड ईएमएफ विल बी ई, जो मैंने वहां लिख रखी है। इस रोड का कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, जिस रेजिस्टेंस को मैं सवाल में दे चुका हूं, कितना है वो, ठीक है। अब यहां से करंट जाएगा, करंट जाने के दो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस भी जीरो है और ये वाला रेजिस्टेंस भी जीरो है, तो जीरो और जीरो एक तरह से पैरेलल में है, तो जीरो आएगा। तो यहां से दोनों तरफ से बेटा करंट गया गया गया, यहां जुड़ा, वो करंट चलते 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 वही करंट वापस से आ गया। अगर ये करंट आई था तो इसके दो हिस्से हुए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, बाद में सारा का सारा करंट यूं चलते 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 ऐसे आ गया। वही करंट आई यहाँ पे, 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 वही करंट आई। मैंने काफी हद तक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया है। फिर भी और कोई बच्चा कहता है सर और ढंग से बनाओ, मैं तो और ढंग से बना दूंगा। बैटरी है जिसका ईएमएफ मैंने खुद बड़ी मेहनत से निकाला है, बेटा कितना निकाला है, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। इसके साथ एक रेजिस्टेंस है आर, जो करंट इस रेजिस्टेंस में है वही करंट इस रेजिस्टेंस में है। इट मींस दैट दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो दूसरा रेजिस्टेंस आपका इसके साथ सीरीज। लो बेटा, दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। लो, मचा दिया अपन ने, बढ़िया, गुड। अब अगला सवाल, पहला सवाल हो गया, इतना ही पूछा था। ये पहला सवाल, मतलब बिल्कुल पार्ट्स में करो सवाल, बिल्कुल मेरे साथ चलो। पहला मैं पूछूंगा, फिर तुम उसका आंसर निकालो, फिर दूसरा पूछूंगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं कोई भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा, जितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे हम सबको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पार्ट्स लगातार बनते रहेंगे, तुम आखिर तक अच्छी खासी स्ट्रक्चर खड़ी कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो अगला सवाल, फाइंड करंट थ्रू रॉड। बेटा रॉड में से कितना करंट गुजर रहा है, तो आप बोलोगे सर रॉड में तो ये आई करंट गुजर रहा है। ये आई करंट यहां ऐसे दिखा सकता हूं। ये आई करंट निकालना कौन सा मुश्किल काम है। ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस बेटा दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो 2R लिख देना। आई थिंक करंट विल बी ऑफ कोर्स ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। ईएमएफ इज बी ओमेगा L square upon 2, that divided by resistance, resistance is 2R, that comes out to be B omega L square upon 4R. This is the current. बढ़िया, this is the current. दूसरा सवाल भी हो गया, अब तीसरे पे आओ। Find मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, और रॉड पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा है। रॉड पर किस बात का मैग्नेटिक फोर्स भाई, याद करो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जब भी किसी वायर में से करंट जाएगा और अगर वो वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा तो उस पर बायोट-सेवर्ट्स लॉ के फॉर्मूले से, सॉरी बायोट-सेवर्ट्स नहीं पड़ा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला हुआ करता था आई थिंक I इंटू एल क्रॉस बी, या फिर मैग्नीट्यूड हुआ करता था I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ मुझे पता है ऐसे,
मैग्नेटिक फील्ड पता है ऐसे, तो एंगल है 90, तो ऑफ कोर्स इस रॉड पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी I, लेंथ है B, सॉरी लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड है B, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड दिस एंगल कम्स आउट विद 90। करंट हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 4R into L into B. I think the formula comes out to be B square omega L raised to power 3, B square omega L raised to power 3 upon 4R. This is the force. This is the force. और फोर्स लगेगा किस तरफ? L क्रॉस B की तरफ। L वेक्टर करंट की तरफ, B ऐसे, L ऐसे, B ऐसे, L क्रॉस B क्या, तो फोर्स आ गया ऐसे। तो इस पूरी की पूरी रॉड पर फोर्स आएगा ऐसे। हालांकि ये फोर्स है ना सिर्फ इस पॉइंट में नहीं लग रहा, ये वाला फोर्स यहाँ भी लग रहा है, 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 छोटे छोटे फोर्स लग रहे हैं ऐसे हर पॉइंट पे, 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 उन सबका सम ये वाला फोर्स है F। सर इस F को मैं कहाँ लगता हूँ मालूम? मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, खासतौर से रोटेशन वगैरह में सिखा रखा है कि जब भी कोई फोर्स यूनिफॉर्म हो, हर जगह बराबर बराबर लगे, तो उस फोर्स को आप सेंटर पर लगता हुआ दिखा सकते हो। सो यू कैन इमेजिन इट टू बी एक्टिंग एट सेंटर, एंड सेंटर इज ऑफ कोर्स L/2। फेयर इनफ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, तो आपकी रॉड जो है वो घूमना चाह रही है ऐसे, और ऑफ कोर्स उस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, तो वो फोर्स उस ओमेगा को घटाना चाहेगा, और तो घटाना भी चाहिए। लेंज लॉ भी ये कहता है कि जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो हमेशा उस कारण को अपोज किया जाएगा, तो फोर्स जो है वो ऑफ कोर्स इस ओमेगा को तो अपोज ही करेगा। लेंज ने तो पहले कह दिया था, हमने इस पर सवाल भी कर रखे हैं, और रॉड जैसे ही यू घूमना चाहेगी तो फोर्स उसके अपोजिट लगना चाहेगा, और किसी तरह से ओमेगा को जीरो करना चाहेगा, क्योंकि ओमेगा ही तो कारण है, ओमेगा ही तो कारण है जिस कारण ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अगर ओमेगा ही नहीं होता तो ऑफ कोर्स कोई ईएमएफ इंड्यूस, ओमेगा ही नहीं होता तो ये रॉड किसी फ्लक्स को कट ही नहीं करती, और फ्लक्स कोई फ्लक्स को कट ना करती तो ऑफ कोर्स कोई ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं होता। एक बात और, मैंने सवाल में ये लिख दिया कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो आखिर मैंने ओमेगा कांस्टेंट कैसे किया? तो आप कहोगे सर अगर आपने रॉड को यूं घुमा के छोड़ दिया है तो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क लग रहा है ऐसे, तो आपने जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क लगाया होगा ऐसे, और वो टॉर्क एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो टॉर्क लगाया है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो टॉर्क था उसको अपोज कर रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि इस रॉड पर पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये ओमेगा को घटाएगा, लेकिन हमने सवाल में दे दिया कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो पक्की बात है कि जितना टॉर्क पीछे लग रहा होगा ऑफ कोर्स उतना ही टॉर्क हमने आगे भी लगा रखा होगा किसी एक्सटर्नल फोर्स से, और वो एक्सटर्नल फोर्स ने जो टॉर्क क्रिएट किया होगा वो पक्की बात है कि इस फोर्स ने जो टॉर्क किया होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर रहा होगा और डायरेक्शन में अपोजिट रहा होगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट चाहते हो तो। और सवाल में तो लिखा हुआ है कि हाँ हमने तो ओमेगा कांस्टेंट रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसलिए mg के और बेटा बाकी नॉर्मल वॉर्मल के टॉर्क वॉर्क देखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट सवाल, फाइंड एक्सटर्नल टॉर्क टू मेंटेन कांस्टेंट ओमेगा। कांस्टेंट ओमेगा मेंटेन करने के लिए कितना एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए? तो ठीक है बेटा, मैं आपको मोस्टली बात तो बता ही चुका हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि इस F फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो यूं आएगा, तो ऑफ कोर्स मुझे एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो इस तरफ लगाना पड़ेगा, और वो जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो पक्की बात है कि वो इस F फोर्स के टॉर्क के बराबर होगा, और इस F फोर्स का टॉर्क होगा F मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये टॉर्क, सॉरी मुझे ये बोलना चाहिए था टॉर्क ऑफ कोर्स अबाउट हिंज। जब भी बेटा टॉर्क वॉर्क पूछते हैं तो एक्सिस तो बताते ही हैं, तो बेटा टॉर्क कहाँ से पूछ रहा हूँ मैं? हिंज से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि हिंज के अबाउट इस F फोर्स का जितना टॉर्क है एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए, और हमें पता है कि दैट इज B स्क्वायर ओमेगा L रेज टू पावर 3 अपॉन 4R
मल्टीप्लाइड विथ एल बाई टू। अरे यार कितने सारे एल आ गए, बी स्क्वायर ओमेगा एल रेज टू पावर 4 अपॉन 8 टाइम्स। ठीक है बच्चों, आप सवाल तो समझ ही क्यों। हमने इसमें खूब सारे पार्ट किए, हालांकि हम इतने सारे जो पार्ट की ये हमारे आगे जाके भी काम आएंगे यार ना, हमारे आगे जाके भी काम आएंगे। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक सवाल, अच्छा सवाल है, सुनिएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कांस्टेंट करंट जा रहा है आई, कांस्टेंट करंट जा रहा है आई, और ये बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहां कहीं ये हिंज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर ये एक हिंज है और ये एक कंडक्टिंग रॉड है। दिस वन इज कंडक्टिंग रॉड, जिसकी लेंथ एल है, और ये जो रॉड है ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। फाइंड EMF induced in a rod at this instant, इस इंस्टेंट पर और रॉड में कितना EMF इंड्यूस होगा इस इंस्टेंट पर। अदरवाइज बड़ा थोड़ी देर बाद तो रॉड यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगा। मैं तो इस टाइम पे पूछ रहा हूँ कि इस टाइम पर रॉड के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस आएगा। चलिए निकालिए। ये तो आपने सोच लिया होगा कि फॉर्मूला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 तो नहीं लगेगा, क्योंकि हर जगह बी सेम नहीं है। हम जानते हैं कि इस वायर की वजह से यहाँ बी ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ सबसे कम है। तो इसलिए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हम लोगों ने कभी फॉर्मूला ऐसे कोई डायरेक्ट लगाना थोड़ी सीखा था, हमने तो बिल्कुल शुरुआत से हर चीज़ ढंग से सीखी है। तो चलिए करते बेटा। मेरा मन है ना VBL लगाने का है, हालांकि मैं जानता हूं कि हर पॉइंट की V सेम नहीं है और हर पॉइंट पर B सेम नहीं है। कोई बात नहीं, हर पॉइंट पर V और B सेम नहीं है तो हम इंटीग्रेशन वाला तरीका तो लगा ही लेंगे। तो चलिए मेरे पास एक प्लान है। इस पॉइंट से मैं x डिस्टेंस दूर गया और एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ मैंने रखी dx। ये x आप यहां से भी मेजर कर सकते थे, आप यहां से भी कर सकते थे। बस मैंने यहां से मेजर कर लिया तो मैं x को वेरी करूंगा 0 से l तक। अगर मैं x यहां से मेजर करता तो मैं x को वेरी करता r से r प्लस l तक। आंसर सेम ही आएंगे, आप चाहो तो दोबारा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी इस तरफ, और ये वेलोसिटी होगी ऑफ कोर्स ओमेगा इनटू हिंज से डिस्टेंस दैट इज x। इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, लेट से वो B है, तो इस इतने से इससे के अक्रॉस कोनों को EMF इंड्यूस आएगा। V ऐसे है, B ऐसे है, V क्रॉस B बड़ा हायर पोटेंशियल मेरी तरफ, तो इट विल हैव हायर पोटेंशियल एट दिस एंड एंड लोअर पोटेंशियल एट दिस एंड, और ये छोटा सा EMF इंड्यूस आएगा। कितना आएगा? V B। इस वायर के कारण यहां पर B,
इस वायर के कारण यहां पर भी आएगा, बड़ा बोलना कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स, अगर ये r है ये x है तो r प्लस एक्स इंटू dx v b l। this is the EMF induced, but this is the EMF induced in just a small portion like this। मुझे तो यहां से यहां तक सारी EMF निकालनी है। तो आप बोलोगे कि सर हर पॉइंट के पास वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, v क्रॉस भी करूंगा तो हर बार हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल बैटरीज मान सकते हो और उन सबका नेट EMF निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। बेटा इसमें छोड़ भी सकता हूँ, आपको इंटीग्रेट करना हो कर लेना। चलो मैं भी कर देता हूँ, है ना, कोई इतना बड़ा काम है नहीं। ओमेगा म्यू नॉट आई बेटा बाहर, 2 पाई बाहर, म्यू नॉट आई ओमेगा 2 पाई बेटा बाहर, ऊपर आ गया x dx अपॉन r प्लस एक्स। एक्स को बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, एक्स को वेरी करना है 0 से लेके l तक। ये इंटीग्रेशन है, बहुत ही स्टैंडर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है। हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने इंटीग्रेशन ये पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा तो मैं भी कर देता हूँ। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ऊपर मैं r को प्लस और माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया r प्लस एक्स माइनस आर अपॉन r प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है बच्चों। r प्लस एक्स अपॉन r प्लस एक्स इज ऑफ कोर्स 1, दैट इज dx माइनस r टाइम्स dx अपॉन r प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो x माइनस r टाइम्स, बड़ा इसका इंटीग्रेशन जानते हैं log ऑफ r प्लस एक्स। वैल्यूज रख दीजिए बेटा। मेरे पास आ गया ओमेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, हाँ बेटा बोलना क्या इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन आया x माइनस r टाइम्स लॉग लिमिट्स रखनी, लिमिट्स रख देते हैं, दैट इज ओमेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। बड़ा x को l रखना तो l माइनस r टाइम्स लॉग ऑफ r प्लस एल माइनस x को 0 रखना बेटा, 0 माइनस r टाइम्स लॉग ऑफ r। हमारे पास आ गया EMF इज इक्वल्स टू ओमेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L माइनस R टाइम्स लॉग ऑफ R प्लस एल प्लस R टाइम्स लॉग ऑफ R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इतना कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन में नहीं था। आई होप सारे बच्चे समझ तो गए होंगे वाला इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज एक छोटा सवाल और कर सकते हैं, काफ़ी हद तक पिछले सवाल जैसा सा ही है, बट स्टिल थोड़ा सा एक उसमें सिखाने वाली बात और है, मैथमेटिकल बात है, बट सुनिएगा। ये आपके पास एक अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में जो करंट है वो आपके पास I है, कांस्टेंट है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर ये एक हिंज है और ये एक रॉड है।
रॉड की लेंथ L है, ये रॉड बड़ा कंडक्टिंग है और इस इंस्टेंट पर ये वाला जो एंगल है ये थीटा है और इस रॉड के पास इस तरह से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, बस ठीक है। नाउ फाइंड EMF induced in the rod at this instant. इस इंस्टेंट पर रॉड के अंदर कितना EMF इंड्यूस हुआ वो निकालना। तो वैसे तो आप सोच रहे होंगे सर काफ़ी हद तक पिछले सवाल जैसा सही है, बिल्कुल वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बार ना एक मैथमेटिकल परेशानी हो सकती है बच्चों को, और वो ये है कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसे कह दे कि सर मैं इस पर एलिमेंट लूँगा, ये तो समझ में आ गया कि सर VBL लूँगा और एलिमेंट लूँगा। किसी बच्चे से ये गलती हो सकती है कि सर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊँगा और dx एलिमेंट ऐसे लूँगा। ऐसे नहीं कर सकते, जिस तरफ x होगा dx भी उसी तरफ होना चाहिए। इस कारण से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि इस बार सिर्फ और सिर्फ हिंज से ही डिस्टेंस लिख पाएंगे। हिंज से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और ये एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx विड्थ का। पिछले वाले सवाल के अंदर हम डिस्टेंस हिंज से भी ले सकते थे और वायर से भी ले सकते थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ हिंज से ही ले सकते हैं, बिकॉज वायर से लेने पर दिक्कत ये है कि अगर मैं x यूं लूंगा तो dx ऐसे हो जाएगा। x और dx अलग अलग एंगल के अलॉन्ग नहीं होने चाहिए। यहाँ पर तो x भी इसी तरफ है और dx भी इसी तरफ है। इस पॉइंट के पास ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऐसे आएगी। एवरीवन नोज द वेलोसिटी विल बी ओमेगा इनटू x। इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक बार के लिए B लिख दूं बच्चों, और B की वैल्यू आप लोग जानते हो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, लुक एट दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस? एज यू कैन सी दैट कि ये तो r है ही है। अगर ये x है तो ये ऑफ कोर्स x का cos थीटा। सो डिस्टेंस इज r प्लस x cos थीटा। तो हम इस छोटे से एलिमेंट को देखें तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, v की तरफ हाथ ले गए, b की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया इस तरफ। तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल। इट विल बिहेव लाइक ए स्मॉल बैटरी whose higher potential at this end, lower potential at this end, and this small EMF is of course, but what's the EMF? V B L, but what is the length? dx। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी बैटरीज होंगी, यहाँ भी होगी, 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 यहाँ भी होगी। अगर मुझे सारा EMF निकालना है तो सारी की सारी बैटरीज के EMF को ऐड कर दो, एंड एडिशन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। तो नेट EMF निकालने के लिए जस्ट इंटीग्रेटेड। बेटा मैं इस बार इंटीग्रेशन छोड़ दूँ ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा इंटीग्रेशन वापस से है, तो आई होप आप लोग कर ही लोगे, है ना। तो मैं ओमेगा बाहर निकाल रहा हूँ, म्यू नॉट बाहर निकाल रहा हूँ, आई बाहर निकाल रहा हूँ, 2 पाई बेटा बाहर निकाल रहा हूँ, और अंदर मेरे पास आ गया dx अपॉन r प्लस x cos थीटा। x को मेरे बच्चों कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है? तो आपको सर 0 से लेके l तक वेरी करना है। दिस इज योर आंसर। मैंने आपके लिए छोटा सा काम छोड़ा है, ये इंटीग्रेशन है। वैसे इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपको आंसर निकालना हो निकाल लीजिए, नहीं निकालना हो तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ऐसे आपने खूब सारे मैथमेटिक्स में कर भी रखे होंगे, सो यू कैन लीव इट हियर। करना चाहो आपकी मर्जी बेटा, मैंने आपको इस तरह के इंटीग्रेशन तो सिखा भी रखे हैं। सो दिस इज योर आंसर। चलिए समझ गए इस बात को। और इसमें खास बात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर अगर मैं x यूँ लूँ तो सर dx ऐसे ले सकता हूँ क्या? नहीं बेटा नहीं ले सकते। इसी कारण आपको एलिमेंट यहाँ से ही चूज करना पड़ेगा। पिछले वाले सवाल में कोई दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि x भी उसी तरफ था, dx भी उसी तरफ था। तो चाहे आप x यहाँ से लो चाहे x यहाँ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिमिट्स चेंज कर दो, अपने आंसर हर तरह से आएंगे। ठीक,
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ये था हमारे पास एक तरह से और रोटेटिंग जो रॉड है उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब एक छोटा सा सवाल, बढ़िया सवाल है, आराम से इत्मीनान से सुनना, पूरा लॉजिक समझना। हमारे पास एक कंडक्टिंग डिस्क है, हमारे पास एक कंडक्टिंग डिस्क है इस तरह की। इट इज ए कंडक्टिंग डिस्क। ये इसका सेंटर है और सेंटर के अबाउट मैंने इसको ओमेगा से घुमा दिया। सेंटर वाले पॉइंट को मैंने 1 बोल दिया और सरकमफेरेंस वाले पॉइंट को मैंने 2 बोल दिया। जो रेडियस है वो आपके पास कैपिटल R है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आप स्मॉल m यूज कर सकते हो, me यूज कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आप -e यूज कर सकते हो। फाइंड EMF इंड्यूस्ड बिटवीन 0.1 एंड 2। 0.1 और 2 के बीच में EMF इंड्यूस कितना होगा? ये सवाल आपको ट्राई करना है, करो, ट्राई करो, आपको ट्राई करना है। 0.1 और 2 के बीच में EMF इंड्यूस निकालनी है। अब मोस्टली बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर से गलती हो गई सवाल लिखते वक्त, सर ने मैग्नेटिक फील्ड तो दी नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी तो फिर किस तरह का EMF इंड्यूस? जब तक हमारी कंडक्टिंग रॉड वायर कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट नहीं करेगी तो कैसा EMF इंड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड शायद सर लिखना भूल गए होंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं भूला सर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसके बावजूद 0.1 और 0.2 के बीच कोई EMF इंड्यूस हो सकती है क्या? हाँ बेटा, हो सकती है। सुनना, कारण सुनना, ये बहुत ही ऑड एंड आउट क्वेश्चन है बट फिर भी आपको अच्छा लगेगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। जैसे ही मैंने इस डिस्क को इस तरह से ओमेगा से घुमाया, हम जानते हैं कि पार्टिकल्स पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। हालांकि फोर्स तो सब पे लग रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर भाग नहीं सकता बिकॉज दैट इज बाउंडेड। इवन जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है वो भी नहीं भाग सकते, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं जो फ्री है। तो उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे लगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, इस डिस्क के बाहर वाले सरफेस पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब सरफेस पर देयर इज सम अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से तो गए होंगे, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल रीजन में से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ गया, पूरे के पूरे इस डिस्क के अंदर, पूरी की पूरी इस डिस्क के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। अब क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी सरफेस पर नहीं पहुंचे हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अभी भी सरफेस पर नहीं पहुंचा है, बाहर नहीं पहुंचा है, उस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लग रहे हैं। अगर यहां से x डिस्टेंस दूर अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into omega square into radius in which it is rotating, that is x।
इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो ऑफ कोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा इस तरफ और उसकी वैल्यू होगी E इंटू E इंड्यूस्ड। बिल्कुल शुरुआत में हम जानते हैं कि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ था, उस टाइम पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, सिर्फ ये वाला फोर्स था, और सिर्फ ये वाला फोर्स था तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो लगातार बाहर इकट्ठे होते गए। जैसे जैसे टाइम के साथ बाहर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते गए और अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता गया, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती गई। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बीच में है उन पर दो फोर्स हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। जब तक ये वाला फोर्स इस फोर्स से बड़ा है तब तक इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स होगा बाहर की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स लगातार बाहर खिसकते रहेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे अंदर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे इन चार्जेस की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे इन इंड्यूस्ड चार्जेस की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते ये वाला फोर्स बढ़ते बढ़ते इस फोर्स के बराबर हो जाएगा, और जैसे इस फोर्स के बराबर हो जाएगा अब इलेक्ट्रॉन्स का कूदना फांदना हो गया है बंद। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने थे, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना था, वो हो चुका। अब और इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे नहीं होंगे, जितने होने थे उतने हो चुके। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कह सकता हूं कि अंदर का फोर्स E इंटू E इंड्यूस्ड should be equal to mass of electron into omega square into x। मेरे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन। और अगर यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो पक्की बात है कि ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, और मैं कह सकता हूं कि यहां से तक एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। वो ईएमएफ इंड्यूस ऑफ कोर्स यहां से तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही है। काश मैं वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊं, निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो मैं तुम्हें सिखा रखा है कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को या ईएमएफ को हम सीधा लिख सकते हैं E इंटू आर। आर मतलब यहां से डिस्टेंस। आज नहीं लिख सकते। आज मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पर, आज क्यों लिख सकते, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, लगातार वेरी कर रही है। दूर जाएंगे तो x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगी। अगर हम हल्का सा आगे गए dx, तो इतने से स्पेस पर जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंड्यूस्ड इनटू dx। वैसे माइनस भी आता है फॉर्मूले में, लेकिन माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, और कोई अर्थ नहीं उसका। वो तो हम देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ऑफ कोर्स ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। हम कह सकते हैं दैट इज ME इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन E इंटू एक्स dx। सर मुझे यहां से तक का नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वही तो आपकी ईएमएफ है। उस ईएमएफ का आप लिख सकते हो दैट इज, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जोड़ दो, ME बाहर, ओमेगा बाहर, E बाहर। ये छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाओ, जोड़ते जाओ। जोड़ने के लिए हमने कर दिया इंटीग्रेशन। एक्स को हम कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेके r तक। और इस ईएमएफ की वैल्यू मेरे पास आ गई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन 2। यहां से यहां तक का जो ईएमएफ इंड्यूस है वो हमारे पास आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2। हम अक्सर, अभी नहीं अब से आगे भी, इस तरह से डिस्क को घुमाने पर या फिर रॉड को घुमाने पर इलेक्ट्रॉन पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम अक्सर इग्नोर करेंगे। तो सिर्फ आपने बताया क्यों, ऐसे सवाल पूछा क्यों? इसलिए पूछा क्योंकि मैं इससे बताना चाह रहा था कि हम इग्नोर क्यों करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻31 के ऑर्डर में आता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 10⁻⁻19 के ऑर्डर में आता है। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल भी कर दूंगा तो अभी भी बेटा ऊपर 10⁻12 बच जाता है। तो ये जो ईएमएफ है ये बहुत छोटा आता है, या तो ओमेगा और रेडियस बहुत ही ज़्यादा हो।
अदरवाइज ये जो ईएमएफ आएगा ये नेग्लिजिबल आता है, बहुत छोटा आता है। तो अगर आप किसी डिस्क को या रॉड को घुमाते हो तो उसके घुमाने के कारण भी इलेक्ट्रॉन लगातार बाहर की तरफ जाता है, उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने के कारण भी ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, और उसके कारण भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेकिन इस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू इतनी छोटी आती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम इसको इग्नोर कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। और कारण बता दिया, ऊपर बड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को डिवाइड किया तो 10⁻12 का फैक्टर आ गया। और 10⁻12 ऑफ कोर्स बहुत छोटा फैक्टर है, या तो ओमेगा और आर बहुत ही बड़े हों, और अगर ओमेगा और आर बड़े होंगे तो बाकी फैक्टर्स भी बड़े होंगे। जो हमने रॉड वाले केस में या आगे जाकर हम कुछ और भी ईएमएफ वगैरह निकालते हैं, उसमें तो ओमेगा और आर के फैक्टर भी आते हैं, उस ईएमएफ के अंदर भी आते हैं, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, उसमें भी ओमेगा आता है, आर आता है। ओमेगा और आर बड़े होंगे तो वो वाला फैक्टर तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है ये काफ़ी छोटा है, और इस कारण से मोस्टली इस वाले फैक्टर को कंसिडर करते नहीं है, लिखते नहीं है अपन तो। बढ़िया है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ इग्नोर क्यों करते हैं ये बताने के लिए मैंने आपको सवाल कराया, लेकिन सवाल में आप ये जरूर सीख गए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर जाना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर जाना है, इसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसकी वैल्यू भले ही छोटी आ रही है, लेकिन ये आ रही है, क्योंकि सवाल में कोई ईएमएफ तो बन नहीं पा रही थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड तो थी नहीं, तो हमने ये निकाल दी। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बच्चों, इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए, EMF induced in a conducting disk। किसी कंडक्टिंग डिस्क के अंदर किस तरह से EMF इंड्यूस होती है, क्या सिचुएशन है, क्या सवाल है, सुनिए। आपके पास इस तरह से एक डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क है, ये सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है, रेडियस आपका आर है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने इस डिस्क को ऐसे ओमेगा से घुमा दिया। मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये यूनिफॉर्म है। ये एक्सिस का वो पॉइंट है जिसके अबाउट बड़ा, ये वो पॉइंट है डिस्क का जिसके अबाउट डिस्क रोटेट कर रही है। ये वाला पॉइंट आपका फिक्स है। ध्यान रखना, एक पॉइंट फिक्स है तब जाके मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। जैसे रोड में जो फॉर्मूला आया था ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट था, है ना। सुनिएगा बच्चों, अगर मैं इसी का टॉप व्यू दिखाऊं तो मैं कहूंगा कि ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आएगा कि ये रही हमारी कंडक्टिंग डिस्क, ये बड़ा फिक्स्ड पॉइंट, हमने ओमेगा से यू घुमा रखा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी जो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस आएगी, देखते हैं कैसे आएगी। मैंने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस दूर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को देखा। अब नाउ आई नो इट वेरी वेल कि इस इलेक्ट्रॉन को इस रोटेटिंग फ्रेम से अगर देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा me ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छी बात है। इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होगी इस तरफ, जो मेरे बालक पहले से जानते हैं, ओमेगा इंटू एक्स। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे।
V क्रॉस भी आया अंदर की तरफ तो फोर्स आएगा मैग्नेटिक बाहर की तरफ, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज नहीं इस तरह से। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, V क्रॉस भी आया इस तरफ, चार्ज है नेगेटिव तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा बाहर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे सवाल में दे रखी है। इन दोनों फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन जो हो वो लगातार बाहर की तरफ 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 जाने की कोशिश करेंगे। इस कारण से यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज यहां पर नेगेटिव आएगा उतना ही चार्ज यहां पर पॉजिटिव आएगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे यू, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यू, ये इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ। सर क्यों अंदर की तरफ, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है और उसकी वैल्यू होगी E इंटू E इंड्यूस्ड। आगे की बड़ा आप कहानी जानते ही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाता है, और जैसे मैंने बराबर किया मेरे पास आ गया E इंटू E इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस E इंटू ओमेगा एक्स इंटू पी, और E इंड्यूस्ड की मेरे पास वैल्यू आ गई, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन E प्लस ओमेगा बी एक्स। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आप लोगों को आता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होती है तो आप सीधा बोलते हैं E इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो आप बोलोगे सर माइनस E डॉट डी एक्स। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। अब कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल वो तो हम जज कर चुके हैं, तो माइनस को आपसे सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बोलना कि छोटी सी dx लेंथ पर छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एंड दैट छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ कोर्स E इंड्यूस्ड इनटू dx। सर मुझे तो यहां से तक पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ऐसे छोटे 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 dx लेंथ के अंदर कितने कितने पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबको जोड़ दो। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो हमारी ईएमएफ है। तो आप कह सकते हो कि नेट ईएमएफ विल बी, बड़ा सीधा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ me ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन E प्लस ओमेगा बी एक्स इंटू डी एक्स। एक्स को कहां से कहां तक वेरी करना है, 0 से लेके r तक। बड़ा रेडियस r दिया और इसका ईएमएफ की मेरे पास वैल्यू आ गई। ये मास ऑफ डिस्क नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो r स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा बाहर b बाहर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो r स्क्वायर बाई 2। ये आंसर है, लेकिन हम ये आंसर याद नहीं करने वाले हैं। हम ये कहने वाले हैं कि इन दोनों टर्म के अंदर ये वाला जो टर्म है ना ये बहुत छोटी है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इन कंपेयर टू दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये वैल्यू 10⁻11 या 12 के ऑर्डर में आ रही है। ये वैल्यू अगर इतनी छोटी आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि ये सारी की सारी वैल्यू बहुत छोटी आएगी और सिर्फ ये वाला ईएमएफ ही आपके पास बच जाएगा। लेकिन सर अगर ओमेगा बड़ा हो गया और आर बड़ा हो गया था, अरे भाई ओमेगा और आर अगर बड़े हो गए तो यहाँ पर भी तो ओमेगा और आर बड़े हो जाएंगे, और इस केस में टर्म अगेन ये वाली बहुत बड़ी रहेगी और उसके सामने वाली टर्म बहुत ही छोटी रहेगी। तो डिस्क में अगर एक पॉइंट फिक्स है तो उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर ईएमएफ है उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो, दैट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला वही आ गया है जो हमारा और रोटेटिंग रॉड का आया था, और रोटेटिंग रॉड के अंदर भी ये वाला पॉइंट फिक्स था और उसके बाद यू घूम रहे थे। अभी भी ये वाला पॉइंट फिक्स है और उसके बाद पूरे अबाउट डिस्क ऐसे घूम रही है। दोनों ही केस में आपकी ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो सेम है। पूरी कैलकुलेशन करते हो, ढंग से करते हो तो फॉर्मूले में हल्का सा एक एट्रिशन है, वो मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन हमने जो
टर्म कैंसिल की है उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया है कि किस कारण से हमने ये वाली टर्म कैंसिल की है, किस कारण से हमने ये वाली टर्म नहीं लिखी है। लेकिन याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, कब वैलिड है, सिर्फ तभी वैलिड है जब एक पॉइंट फिक्स हो। चलिए बेटा, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, जैसे मैं एक सवाल करूं कि बेटा आपके पास एक डिस्क है ऐसे, ये सेंटर वाला पॉइंट, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, परपेंडिकुलर टू द डिस्क, मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट हमने ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है। इसका जो रेडियस है बेटा वो आर है, कंडक्टिंग डिस्क है, डिस्क का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने एक वायर लिया बेटा ऐसे, और ऐसे एक रेजिस्टेंस लगाया स्मॉल आर, और यूं चला के मैंने ऐसे स्लाइडिंग टाइप से टच कर दिया, ऐसे हुक टाइप था, ऐसे टच कर दिया मैंने। जैसे डिस्क यूं थी बेटा, डिस्क जो थी वो ऐसे थी, उस पर ऐसे जस्ट मैंने ऐसे टच कर दिया यूं करके। अब डिस्क अगर घुमाते भी रहोगे ना तो ये वाला पॉइंट ऐसे टच ही रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूं कि इस आर में से करंट कितना होगा, तो वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना आएगा, बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल, वो बड़ा कोई सोचना इतना टफ काम है नहीं। ओमेगा से अगर घुमाओगे तो इन पॉइंट्स के पास बड़ा वेलोसिटी होगी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, वी क्रॉस बी किया तो हायर पोटेंशियल मेरी तरफ। तो आप कह सकते हो कि इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, और करंट आएगा ऐसे, और उस करंट की वैल्यू होगी ऑफ कोर्स ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका स्मॉल आर है, ईएमएफ इज ऑफ कोर्स बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन रेजिस्टेंस। ये आपका करंट आ जाएगा, ये आपका। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, एक सवाल और, इस पर बेस्ड एक सवाल शीट के अंदर भी होगा, लेकिन मैं इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो तो बता ही रहा हूँ। शीट वाला सवाल तो तुमसे बड़े आराम से हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। आपके पास एक सरफेस बड़ा यूं, ये एक कंडक्टिंग डिस्क है, इट इज ए कंडक्टिंग डिस्क। इस कंडक्टिंग डिस्क का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है ना। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है मैंने उसको ओ बोल दिया है, मैंने इस पॉइंट को एक बार के लिए ए बोल दिया है, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया है, बीच वाले पॉइंट को मैंने एक बार के लिए सी बोल दिया। अब इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये जो कंडक्टिंग डिस्क है ये सीटीआरएम कर रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही है, और कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन अगर कर रही है तो वेलोसिटी इस तरह से है, ओमेगा इस तरह से है, एंड ओमेगा शुड बी ऑफ कोर्स वी बाई आर, और ऑफ कोर्स वी बाई आर। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल, अपन सब कर लेंगे, सब कर लेंगे।
अपन तो फूडू बच्चे हैं, अपन सब कर लेंगे। ठीक है, दिस इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। इन अदर वर्ड्स आई कुड से इट इज परफॉर्मिंग pure rolling because we know that कि omega is v by r on a fixed surface, it obviously means that it is performing pure rolling। pure rolling करते हुए आगे जा रही मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ऐसे लगा रखी है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल। फाइंड EMF induced between O and C। तो वैसे तो आप बोलोगे सर बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और तुक्के से तुमने सही बोल दिया। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 जो है वो फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है जब एक पॉइंट रेस्ट पे हो। इस वाले हमने जो डेरिवेशन की थी ना उसमें डिस्क का सेंटर रेस्ट पे था, क्योंकि वो डिस्क प्योर रोटेशन कर रही थी, ये प्योर रोटेशन थोड़ी कर रही है, इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन O पॉइंट और C पॉइंट के बीच में बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला इसलिए काम दे जाएगा क्योंकि C वाला पॉइंट तो रेस्ट पे नहीं है, बट वी नो दैट कि दिस O पॉइंट इज समथिंग लाइक इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये हमने रोटेशन में पढ़ रखा है, और दिस पॉइंट कैन बी अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि हम बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन C पॉइंट के अबाउट नहीं, O पॉइंट के अबाउट। अब हम किसी से किसी भी पॉइंट पर हम बड़े आराम से EMF लिख सकते हैं, और लेकिन हम फॉर्मूला बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ कहाँ से लगेगा, O से लगेगा। जो भी R है वो कहाँ से लिखेंगे, O से लिखेंगे। C इज नॉट एट द रेस्ट। हाँ, ये डिस्क सिर्फ यूं घूम रही होती तो C रेस्ट पे होता, लेकिन बेटा डिस्क जो आपकी डिस्क है वो तो यूं जा रही है, तो यूं जा रही है तो C वाला पॉइंट रेस्ट पे नहीं है, सबसे नीचे वाला पॉइंट जो उसको आप रेस्ट पे अज्यूम कर सकते हो। आई होप यू रिमेंबर दैट, रोटेशन में पढ़ा रखा था। अब हो गया हमारा काम। तो O से C तक EMF इंड्यूसेस बी ओमेगा डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, कौन सा वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, कौन सा वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल? तो आप बोलोगे सर सारे पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो V ऐसे, B ऐसे, V की तरफ हाथ लगे राइट हैंड, B है ऐसे, तो हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये। C पर हायर पोटेंशियल है, O से कह सकते हो कि C इज एट द हायर पोटेंशियल, O इज एट द लोअर पोटेंशियल। और ये आया कितना, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। यहां का पोटेंशियल 0 मानूंगा तो यहां का पोटेंशियल बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मानना पड़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट मानूंगा तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे 1 वोल्ट प्लस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मानना पड़ेगा। यहाँ का x मानूंगा तो यहाँ का x प्लस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मानना पड़ेगा। ठीक, बढ़िया, आगे चलें। मैं जानबूझ के सवालों की सीक्वेंस आसान बना रहा हूँ, इससे टफ वाला भी हो जाएगा, चिंता मत। नेक्स्ट इज व्हाट इज EMF इंड्यूस्ड बिटवीन O एंड A। O और A के बीच में EMF इंड्यूस कितनी होगी? वेरी इजी, क्योंकि O वाला पॉइंट तो हमने रेस्ट में मान लिया, और अगर O वाला पॉइंट अगर हमने रेस्ट में मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ऑफ कोर्स इट इज समथिंग लाइक प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट O। अगेन फॉर्मूला काम दे जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो लगा दो फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड है B, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा R। R मतलब ऑफ कोर्स ये वाले डिस्टेंस, वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज नॉट R, दिस इज √2R। B omega R square upon 2. I think the EMF comes out to be B omega R square. Which point will be at the higher potential and which point will be at the lower potential? You could easily say कि सर सीधी सीधी बात है। Again सारे के सारे पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी जो वो कुछ इस तरह से है, तो वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V क्रॉस B, हायर ये, लोअर ये। कितना आया? बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर यहां का पोटेंशियल 0 मानूंगा तो यहां का पोटेंशियल बी ओमेगा आर स्क्वायर मानना पड़ेगा। यहां का x वोल्ट मानूंगा तो यहां का x प्लस बी ओमेगा आर स्क्वायर मानना पड़ेगा। बढ़िया। टफ सवाल तो ये था कि व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन पॉइंट A एंड C, क्योंकि A और C के बीच निकालना बहुत टफ काम है यार।
ना तो सी वाला पॉइंट जीरो वेलोसिटी का, ना ए वाला पॉइंट जीरो वेलोसिटी का, वो निकालना मुश्किल है। लेकिन मैंने जानबूझ के आपको इस सीक्वेंस में सवाल बताया कि आपने हो सकता है कि हल्का फुल्का सोच लिया हो, आपने सोच लिया हो कि सर मैं हल्का फुल्का इसमें मैनेज कर लूंगा। चाहे यहां से यहां हो, चाहे यहां से यहां, फिर यहां से यहां, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं यहां से यहां होऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। यहां से यहां आऊंगा, सॉरी यहां से आऊंगा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर, यहां से यहां आऊंगा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। यहां से आऊंगा तो दैट इज ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी। इससे हमने बड़े आराम से निकाल दिया कि ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी इज कितना आ गया बेटा, अरे ये भी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये भी हमारा ये बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये है सही तरीका के सवाल करने का। यूं नहीं कि हम सीधा फॉर्मूला लगा दें बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, हालांकि सीधा फॉर्मूला लगाए तब भी आंसर ही आता, लेकिन वो तरीका सही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी भी तरीके से आंसर आ रहा तो वो तरीका सही हो जाएगा, तरीका ये है क्योंकि बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 हमने फॉर्मूला कहाँ के लिए निकाला था। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हम लोगों ने एक पॉइंट फिक्स हो उसी के लिए निकालना था, ठीक है। अब एक पॉइंट और है बेटा, डी, और ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा सवाल है। डी तो जनरल पॉइंट हो गया, डी तो एक तरह से जनरल पॉइंट हो गया, वहां पर निकालना थोड़ा तो और इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन ओ एंड डी। ओ पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में ईएमएफ इंड्यूस कितना है, ये तो आसान है क्योंकि ओ पॉइंट आपका रेस्ट पे है। तो आप बोलोगे सर यहां से काश मुझे ये वाला डिस्टेंस पता लग जाए, ये वाला डिस्टेंस में एक बार के लिए आर मान लूं, आ जाएगी बड़े आराम से। ये वाला एंगल थीटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस के सामने वाला एंगल और रेडियस के सामने वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। साइन लॉ लगा दो, कोसाइन लॉ लगा दो, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, हर तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर ये आर निकाल लें, साइन लॉ लगा देते हैं, मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आर अपॉन साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कैपिटल आर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इज ऑफ कोर्स कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई है 2r साइन थीटा बाई 2। हम ज्योमेट्री से भी आंसर निकाल सकते थे। अभी तक का समझ में आ गया मामला। अब मुझे पता है कि ए पॉइंट ओ पॉइंट को हम ऐसे मान सकते हैं, डी पॉइंट यहां कहीं है, मुझे अगर यहां से तक ईएमएफ इंड्यूस निकालना है बड़े आराम से निकाल लेंगे कि दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। अब बेटा रेडियस आपका कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है। कितना आ गया, दैट इज बी ओमेगा स्मॉल आर बेटा कितना है, उसका स्क्वायर करना 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। और हमारे पास O से D तक ईएमएफ इंड्यूस आ गया 2b ओमेगा आर स्क्वायर ये आंसर आ गया। थीटा को अगर मैं 90 डिग्री रख दूंगा
तो बी वाले पॉइंट का ईएमएफ आ जाएगा ओ पॉइंट के अबाउट, वही आएगा वापस से बी ओमेगा आर स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, थीटा को 90 रखना, साइन 45 हो गया, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट का ईएमएफ आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर, आना ही था, जितना ए का आना था उतना ही बी का आना था, ए और बी तो एक जैसे सही, बढ़िया समझ में आ गया होगा। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन ओ एंड डी। अच्छा, कौन सा वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, कौन सा वाला लोअर पोटेंशियल, सोच लिया होगा। सारे के सारे पॉइंट्स के पास वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, वी क्रॉस बी करूंगा ऐसे, बड़ा देखना सारे के सारे पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, वी क्रॉस बी करूंगा तो ऑफ कोर्स वी ऐसे बी ऐसे, वी की तरफ हाथ ले गए, बी की तरफ उंगलियां घुमा दी, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो ये वाला हायर पोटेंशियल, दिस इज ईएमएफ बिटवीन। ठीक है, लास्ट पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि तुम सब समझ गए इस बार, थोड़ा टफ तो है, ठीक है, लेकिन मैंने जिस सीक्वेंस से बताया मुझे लगा कि ना इससे तो आसान ही लगा होगा। डायरेक्ट पूछ लेना कि बताओ ओ से डी कितना होगा, सी से डी कितना होगा, दिमाग घूम जाएगा, लेकिन अपन ने सीक्वेंस ऐसी रखी कि खुद ही सोचते क्या सब हो जाता है। लास्ट फाइंड, बड़ा कौन सा पार्ट, पांचवा पार्ट है क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में ईएमएफ इंड्यूस बताओ। तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि सी से डी तक फॉर्मूला लगा दें बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, इतने बेवकूफ़ थोड़ी अपन लोग, दिखते हैं थोड़ी, नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते? क्योंकि ना तो सी रेस्ट पे है ना डी रेस्ट पे है। तो सर कैसे करें? अभी कैसे करें वो तो आपको आइडिया लगेगी। आप तो सी और डी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा उसका आपको बड़ा हल्का फुल्का आइडिया तो लग चुका है। ले बेटा, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन सी एंड डी। मैं कह सकता हूं कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। पोटेंशियल तो बड़ा ठीक है, स्टेट फंक्शन है, किसी भी रास्ते से जाओ पोटेंशियल सेम आना चाहिए। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आया है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इट शुड बी इक्वल टू दिस ईएमएफ बिटवीन ओ टू डी प्लस ईएमएफ बिटवीन सी टू डी। ओ से डी तक का जो ईएमएफ आया था हमने निकाला था बेटा अभी, वो रहा। ले बेटा, ईएमएफ बिटवीन सी टू डी मेरे पास आ गया, कितना आ गया बेटा? दैट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बेटा वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुई मतलब ये वाली हायर पोलरिटी है, ये वाली लोअर पोलरिटी है। अगर ये नेगेटिव आ गया किसी थीटा के लिए तो ऑफ कोर्स ये वाली हायर पोलरिटी, ये वाला लोअर पोलरिटी। ऐसे कर लेंगे अपन तो थीटा के टर्म में लिखा है तो अपन तो हर तरह से आंसर बोल सकते हैं। बाकी अगर मान लो कल थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी, 45 डिग्री दे दी, कुछ और दे दी, तो हम और बेटर तरीके से इस बात को सोच सकते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, हायर पोलरिटी किस तरफ आएगी। दिस इज अवर आंसर। तो इन सारे के सारे सवालों को डायरेक्ट सोचना मुश्किल था, लेकिन हमने बहुत ही सीक्वेंस से सोचा। और इंपॉर्टेंट बात सिर्फ और सिर्फ एक थी कि बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला सिर्फ तब लगाते हैं जब जिन दो पॉइंट के बीच में आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट फिक्स हो। सीधा सी और डी के बीच में नहीं लगाना चाहिए, सीधा सी और बी के बीच में नहीं लगाना चाहिए। हालांकि सीधा सी और बी और सी और ए के बीच में लगाने पे आंसर आ रहा था, लेकिन आपने देखा कि है ना वही आंसर सी से डी तो नहीं आ रहा था। इसका मतलब सी से बी तक और सी से ए तक जो आंसर आया था वो तो कैसे आया था? वही आ गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। वैल्यूज ऐसी थी बेटा, क्या करें, वैल्यूज ऐसी थी। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम हमेशा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लगा दें। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला सिर्फ तब लगाएंगे जब दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट फिक्स हो। और इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन वाले केस में जो पॉइंट फिक्स था, हमेशा फिक्स था, मतलब वो कौन सा था? ओ पॉइंट था। ओ पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि द एंटायर बॉडी इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन। और उसके बाद हमने बड़े आराम से बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला लगा दिया। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी यार। ठीक है बच्चों, बड़ा होमवर्क, बड़ा HCV के EMI चैप्टर में बड़ा, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में है ना क्वेश्चन 1 to 12 दिए थे, आई डोंट रिमेंबर। अब आप बड़ा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ बड़ा 1 to 11 या 12 दिए होंगे।
आप 1 to 30 कर सकते हो एक्सरसाइज की, 1 से 30 कर सकते हो। और HCV के ही आप सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो बेटा 1 to 5। हालांकि मोस्टली सवाल बेटा आप लोग क्लास में कर लेते हैं, बट स्टिल इफ समवन वांट टू डू देम अगेन यू कैन डू देम, ओके। होता है मैं कोई बात ऐसी हो जो भूल जाऊँ और HCV की तरफ लिखी हुई हो, हालांकि चांसेस कम है बट फिर भी है ना पढ़ ही सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज बेटा अपनी शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का बेटा सेक्शन सी कर लेना एक बार के लिए। हालांकि सेक्शन ई भी कर सकते हो, लेकिन मर्जी बेटा एक बार सेक्शन सी निपटाओ, डी नहीं, डी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी तक, डी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी तक, डी तो नहीं पढ़ा अपन ने। ई जरूर अपन ने हल्का फुल्का पढ़ लिया, लेकिन चलो बात करेंगे, है ना, सीक्वेंस रहेंगी चीज़ के, ठीक है।